नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी का पुनः स्वागत है। शब्द विन्यास 666 पर आपने अभी तक कहानी कुल्टा का प्रथम अंक सुना है। आज हम कुल्टा कहानी का द्वितीय अंक सुनेंगे। कहानी के लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती जी। इलाहाबाद प्रयागराज के अतुरसिया इलाके में जन्मे भारती जी ने अपनी कहानी कुल्टा में निम्न वर्गीय महिला लाली की जीवटता, उसका संत्रास, उसके जीवन की विभत्सता का वर्णन बखूबी किया है। लाली के शरीर के साथ होने वाली घरेलू हिंसा और अपशब्दों के द्वारा उसके साथ होने वाली मानसिक हिंसा खेदजनक है, परंतु कटु होते हुए भी ये उस समाज का दर्पण है जिसमें लाली जैसी स्त्रियां रहने को विवश हैं। आज हम इसी कुल्टा कहानी का द्वितीय अंक सुनने जा रहे हैं, तो सुनना प्रारंभ करें। मैं चुप रह गया। बात सही थी। कौन जाने उसने जहर ही दे दिया हो, लेकिन भैया के सर में कुछ ऐसा था कि उसमें मुझे अपने प्रति अच्छा ना लगा और मैं बोला, आप तो शक्की हैं। भैया सुनते ही मुड़े और फिर मेरे बिल्कुल नजदीक आकर बोले, और आप झपकी हैं। तुम जानते हो, जब तुम कॉलेज चले जाते हो तो रोज दोपहर में आकर मुझसे पूछती है, मेरा कोई खत तो डाकिया भूल से नहीं दे गया। बताओ, किसी का खत तो डाकिया मुझे नहीं दे जाता, फिर उसका ही क्यों दे जाएगा? फिर तुम्हारे सामने पूछने क्यों नहीं आती? अकेले में ही क्यों पूछने आती है? मैं सब समझता हूँ। प्रमाण अकाट्य था। मैं इस बार सचमुच निरुत्तर था। भैया फिर दरवाजे तक जाकर रुक गए और पैंट पर क्लिप चढ़ाते हुए बोले, और फिर मान लिया कि वह किसी और के मतलब से नहीं आती, लेकिन कौन है जिसके खत के लिए इतनी चिंता कि किसी दूसरे के हाथ न पड़ जाए? किसे खत भेजने की इतनी बेताबी है कि इतवार भी कांटे नहीं कट रहा? और भैया साइकिल उठाकर चल दिए। उसी दिन से पता नहीं क्यों मैं लाली के बारे में अनावश्यक रूप से सोचने लगा। उसका घर खपरैल का था। मेरी खिड़की से उसका आंगन दिखता था। सहसा मुझे इस बात का ख्याल हो आया कि आज तक मैंने न कभी खिड़की बंद करने की कोशिश की और न कभी उसने पर्दा करने की। नंदराम से वह बहुत कम बोलती थी। नंदराम की उम्र 45 की थी और उसकी पहली पत्नी से 2 बच्चे थे जो लाली से नफरत करते थे। जब नंदराम खाना खाकर अपनी खिचड़ी मूंछों को पोंछता हुआ और दांत खोदता हुआ बाहर चबूतरे पर जा बैठता तो दोनों बच्चे लाली की शिकायत करते और कभी-कभी नंदराम भी कह उठता, कमीनी है बदजात। और फिर आंगन में खड़े होकर गुर्राता हुआ कहता, मैं कहे देता हूँ कि घर में इन्हीं बच्चों के आराम के लिए लाया हूँ। तुझे माँ बनकर रहना हो तो रहो, वरना याद रख, भूखों मर रही थी, अब चर्बी चढ़ गई है ना, हड्डी हड्डी तोड़ डालूंगा। इतने ही में नंदराम का बड़ा लड़का पुत्तन गोद के लड़के को धीरे से चुटकी काट लेता और वह चीख कर रो पड़ता। लाली जब तक उसे दौड़कर चुप कराए तब तक नंदराम कहता, हरामजादी, अपनी संतान को तो खाए जाती है, दूसरे के पेट की क्या ममता होगी। मुझे तो समाज के मंत्री जी ने अच्छा फंसा दिया। कहाँ बुढ़ापे में यह पाप गले पड़ा मेरे। और वह खड़ाऊ चटकाता हुआ फिर चबूतरे पर चला जाता।
अगर मेरी जगह कोई और होता तो नंदराम का पक्ष लेता या लाली पर तरस खाता, मगर मैं तो बता चुका हूँ कि मुझे भले बुरे की तमीज़ ही नहीं और दुनिया की कोई चीज़ मेरे लिए अहमियत ही नहीं रखती। लेकिन आज की घटना के बाद यह सभी चीज़ें न जाने किस कोने से निकलकर मेरे मन की परतों में रेंगने लगी। शाम को लेटा तो भी यही सोच रहा था। होली नज़दीक थी और दूर पर कुछ बारी मिलकर ढोल पीट पीट कर फगुआ उड़ा रहे थे। इतने में भैया भी आकर बैठ गए। सामने की खिड़की खुली थी और नंदराम आंगन में खड़ा रोज का कार्यक्रम पूरा कर रहा था। हाँ, आज जरा उसकी आवाज़ तेज थी। वह अपने दोनों बच्चों को सर्कस ले जाने वाला था और कपड़े पहने तैयार खड़ा था। गोद का बच्चा चीख चीख कर रो रहा था, लेकिन लाली गुमसुम चौके में बैठी कुछ बना रही थी। घी और सूजी की महक यहाँ तक आ रही थी, जिससे अनुमान होता था कि वह होली का पकवान बना रही थी। नंदराम कभी पुत्तन की टोपी ठीक करता, कभी अपना कोट, और कह रहा था, पकवान बना रही है हरामजादी, कहा था बच्चों को तैयार कर देना, लेकिन माँ का दिल हो तब ना। अपनी गोद का बच्चा गला फाड़ फाड़ कर मरा जा रहा है, जाने किसे खिलाएगी पकवान। एक को तो खिला खिला कर मार डाला। और वह पैर पटकते हुए चला गया। भैया बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे थे और उस कमीनी उल्टा पर डांट पड़ने से उन्हें एक विचित्र प्रकार का मानसिक संतोष प्राप्त हो रहा था। सहसा वे मुझसे बोले, इधर आओ, देखो जरा। मैंने खिड़की से झुककर देखा। लाली कढ़ाई के पास से उठाई थी और सामने एक थाल में से चीजें उठा उठा कर खा रही थी। बच्चा एक खटोले पर पड़ा रो रहा था। रोते रोते गला बैठ रहा था उसका, मगर लाली थी कि उस ओर बिना ध्यान दिए एक एक चीज बहुत स्वाद ले लेकर चख रही थी। कुछ ऐसी विभत्सता थी इस दृश्य में कि मैं सिहर उठा। सचमुच यह औरत दुश्चरित्र ही नहीं, नीच है, जानवर है। बच्चा चीखते चीखते मरा जा रहा है और इसे अपने पेट की पड़ी है। यह माँ है? यह माँ है, भैया बोले। छी, मैं कहता हूँ, औरत में जो कुछ अच्छा है, ऊंचा है, वंदनीय है, वह है उसका मातृत्व। यह माँ है, भैया बोले। छी, मैं कहता हूँ, औरत में जो कुछ अच्छा है, ऊंचा है, वंदनीय है, वह है उसका मातृत्व। जहाँ वह उससे गिरी कि फिर गोश्त के भूखे प्यासे लोथड़े के सिवा रह क्या जाता है? कुछ भी तो नहीं। अब बताओ, कोई भी इंसानियत रह गई है इस औरत में? केवल लालसा, अंधी तृष्णा, चाहे वह स्वाद की हो या भोग की। छी। आज बस यहीं तक। शेष कहानी हम अगले और अंतिम अंक में सुनेंगे। आशा है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। धर्मवीर भारती जी की कोई अन्य कहानी या उपन्यास यदि आप मुझसे सुनना चाहते हो तो अपनी पसंद अवश्य बताएं। पसंद आने पर लाइक करें, मित्रों और परिवारजनों में शेयर करें। हमारे साथ हमेशा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। अभी के लिए विदा। धन्यवाद।